हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आज आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 16। बोर्ड हमने लोकेशन चेंज करी है, आज वीडियो शूट कर रहे हैं थोड़ा दूसरी जगह पे। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं उसके ओर के अंदर से। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से करते हैं, उसके मोल्टन फॉर्म से। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का दो प्रोसेस से करते हैं, तो कैल्शिनेशन या तो फिर रोस्टिंग। और उसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका भी हम करते हैं रोस्टिंग से, ठीक है। उसके बाद इनके मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करके हम वापस से इनके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और फिर हम फर्दर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम मेटल का रिफाइन किस तरीके से करते हैं, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करने के लिए एक प्रोसेस है हमारे पास जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हमें से एक चैम्बर बनाना पड़ता है। हमारे पास मान लो एक चैम्बर है। इसके अंदर हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को फिल कर दिया और साथ में एक हमने थिक स्ट्रिप लगाई और एक हमने थिन स्ट्रिप लगाई। जो थिक स्ट्रिप है वो हमारी एनोड होगी, जो कि इम्प्योर मेटल डिपॉजिट करती है अपने ऊपर। और जो थिन स्ट्रिप जो होगी वो हमारी कैथोड की होगी, जो कि प्योर मेटल को कंटेन करती है अपने ऊपर। जो एनोड है वो पॉजिटिव का होता है, ए का मतलब एडिशन, तो एनोड इलेक्ट्रोड कैसी होती है, पॉजिटिव नेचर की। कैथोड इलेक्ट्रोड जो होती है वो आपके पास होती है नेगेटिव नेचर की। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और साथ में की लगा देते हैं और फिर एक बैटरी लगाते हैं 6 वोल्ट की बैटरी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दोबारा से बस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी आता है। तो हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल कर दिया। तो और हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से मेटल की रिफाइनिंग करनी है तो उस टाइम पे जो भी सॉल्यूशन हम उसके अंदर लेते हैं इट शुड बी एसिडिफाइड। वो एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड क्यों होना चाहिए? एसिडिफाइड इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो पाती है और कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर के आयंस को और सल्फेट के आयंस को सेपरेट कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन शुड कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन शुड बी एसिडिफाइड, ठीक है बेटा। चलिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब हम CuSO4 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो ये Cu2 पॉजिटिव कॉपर के आयंस निकलेंगे और साथ में SO4 2 नेगेटिव सल्फेट के आयंस निकलेंगे, ठीक है। बट हमने तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर मेटल तो कॉपर है। तो कैथोड पर जो रिएक्शन बनती है एट कैथोड पर रिएक्शन क्या बनती है? कैथोड पे से जो कॉपर का Cu2 पॉजिटिव है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और कॉपर बनाएगा, क्योंकि कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? कॉपर कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है। पॉजिटिव नेचर का है तो क्या बनाएगा हमारे पास? कैथोड तो नेगेटिव नेचर का है, ये किसको एक्सट्रैक्ट करेगा? जो पॉजिटिव नेचर का होगा। और पॉजिटिव नेचर किसका होगा? कॉपर का। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है वो पॉजिटिव है, तो सोडियम कहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा? नियर कैथोड एक्सट्रैक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या, कॉपर जो वो मेटल है, मेटल किसके पास जाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, क्योंकि मेटल का बिहेव कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। तो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड के पास। एनोड की बात करेंगे, एट एनोड पे क्या होगा? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा
और Cu2 पॉजिटिव बनाएगा। और यहाँ पर एनोड के नीचे यहाँ पर एनोड का मड भी होगा, एनोड का मड प्रेजेंट होगा, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो ये प्रोसेस आप बना लें। कैथोड पर कॉपर बनता है और इसका जस्ट रिवर्स एनोड पर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एनोड मड कहलाता है, ठीक है। जो कॉपर की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, कॉपर से जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं उसको हम बोलते हैं एनोड का मड, और वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड के नीचे ही डिपॉजिट हो जाती हैं। और जो हमारे पास प्योर कॉपर है वो नियर कैथोड चला जाता है, ठीक है। इस बात को आप नोट करिए, फिर शुरू करते हैं आगे। अब देखेंगे, मैंने कल आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इसको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी अपने बिहेव को शो कर पाते हैं और बेस के साथ भी अपने बिहेव को शो कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which shows their behavior in acid as well as in bases, जो अपने बिहेवियर को एसिड में भी शो कराते हैं और एज वेल एज बेस में भी शो कराते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मेटल की, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो हमने क्या बोला था कि मेटल का ऑक्साइड बनता है ना। तो जैसे मैंने बोला आपसे कि सोडियम प्लस O2, तो इट गिव्स आउट सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, है ना। तो हमने बोला कि क्या बना? सोडियम का ऑक्साइड बना। पर मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम का ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर इसके कैसे पता लगेंगे? इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करके। इतनी बात हमने क्लियर करी थी। बट मैं कहता हूँ कि कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बेसिक नेचर को भी शो करते हैं और एज वेल एज एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। उन्हीं को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये 2 ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Al की वैलेंसी 3, O की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड में से H हटा देते हैं, उसकी जगह पर मेटल लगा देंगे। तो एसिड हमारे पास ये है, उसके अंदर से H हटा दिया और उसकी जगह पर मेटल लगाया, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करनी है तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे क्लोरीन के 3 है, तो यहाँ पे क्लोरीन के 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और क्लोरीन के 3 है, ठीक है, क्लोरीन के 6 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लोरीन के 6 करने के लिए एल्यूमिनियम के 2 हैं। देखो इक्वेशन हो गई बैलेंस। एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन के 3 2 जा 6, क्लोरीन के 6, क्लोरीन के 2 3 जा 6। तो ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड।
और अगर हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, किसके साथ में रिएक्ट करता है, बेस के साथ में, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में निकालेगा वाटर। आप पीछे की क्लास जाके देख सकते हैं, मैंने आपको एल्यूमिनेट का ग्रुप बताया था। ग्रुप होता है AlO2 चार्ज होता है -1 और सोडियम का Na चार्ज होता है +1। तो इस पर -1 +1 से खत्म, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaAlO2 और साथ में निकाल देगा H2O। तो ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया और एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जिंक के ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया ना, इसको ऊपर से हटा देते हैं। नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, आप लोग लिख लेना जिसने नहीं लिखी हो। जिंक का देखेंगे। जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मूला Zn की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Zn का फॉर्मूला बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा भाई, एसिड के अंदर से H को रिप्लेस कौन कर देगा, मेटल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2 और साथ में निकल जाएगा वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके वजह से हाइड्रोजन का 2 होगा, क्लोरीन का 2 होगा, क्लोरीन का यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन का 1। इक्वेशन में हो गई बैलेंस। तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, जिंक क्लोराइड। उसके बाद अगर हम Zn को बेस के साथ में रिएक्ट कर देंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और साथ में वाटर। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको सोडियम जिंकेट के ग्रुप का नाम बताया था ZnO2 और चार्ज उसको होता है -2। तो सोडियम के ऊपर चार्ज 1, जिंकेट का ग्रुप ZnO2 और चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaZnO2। ये होता है सोडियम जिंकेट और साथ में क्या निकाल देगा, ये वाटर। बात समझ में आई, हाँ कि ना, समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर समझ में आ गई। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। सिर्फ 2 ही होते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस से रिएक्ट होने पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जिंक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट होने पर सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। अब इसके बाद आता है इसमें एक टर्म और बता देता हूं, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है, एक्वारिजिया एक मिक्सचर है 2 कंसंट्रेटेड एसिड का। एक्वारिजिया एक मिक्सचर है 2 कंसंट्रेटेड एसिड का, जिसके अंदर 25% तो HCl होता है और 75% नाइट्रिक एसिड होता है। एक्वारिजिया के अंदर 25% नाइट्रिक एसिड होता है और 75% HCl होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया क्या है। एक्वारिजिया एक मिक्सचर है 2 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ 2 कंसंट्रेटेड एसिड। कौन कौन से, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl। किस रेशियो में, इन रेशियो 1:3 में। मतलब 1 पार्ट किसका होता है, HNO3 का, और 3 पार्ट किसके होते हैं, HCl के। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन की क्लास हालांकि पहले भी मैं डाल चुका हूं। तो कोरोजन जो है वो क्या होता है, अगर हम किसी भी एक मेटल को एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में रख देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे उस मेटल की सरफेस को खराब करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और उसी को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रोसेस हमारा आयरन पर होता है
तो उसको हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। इक्वेशन में पहले बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जा करके वहाँ पे देखें। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O और ये होता है ब्राउन फ्लेकी कलर का। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉपर पे भी रस्टिंग होती है। कॉपर पे बताया था बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या था, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, और किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। सिल्वर पर बताया था, सिल्वर पर किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। फॉर्मूला क्या बताया था, सिल्वर सल्फाइड AgS, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो गोल्ड है या प्लेटिनियम है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और इसके अंदर कोरोजन नहीं होता। ठीक है। तो आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है ब्राउन फ्लेकी कलर की, कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का, सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और गोल्ड और प्लेटिनम पर कोरोजन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं इसीलिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब एक आता है प्रोसेस, अब एक आता है हमारे पास एलॉय, कि एलॉय क्या होता है। एलॉय एक मिक्सचर होता है जिसमें दो एलिमेंट को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय के नाम से जानते हैं। अब ऐसा मैंडेटरी होता है कि एलॉय बनाते टाइम पे एक जो एलिमेंट होना चाहिए वो मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल हो तो भी चलेगा। मतलब अगर मेटल मेटल होता है तो भी एलॉय बन सकता है, और अगर आपके पास मेटल नॉन मेटल है तब भी एलॉय बन सकता है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एलॉय हम बनाते क्यों हैं। तो एलॉय हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एलॉय जो होता है वो किसी उस सब्सटेंस को जल्दी से कोरोड नहीं होने देता। तो आता ऑब्जेक्टिव टू मेकिंग एलॉय, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि हम एलॉय क्यों बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टू मेकिंग एलॉय, पहला होता है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को रेजिस्ट करे। एलॉय जो होता है वो कोरोजन को रेजिस्ट करता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। दूसरा क्या है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए, टू मॉडिफाई इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब हम किसी एक हाई रिएक्टिव मेटल को किसी दूसरे के साथ मिला करके उसकी रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं या वाइस वर्सा। तो उसकी क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट हार्डनेस। उसके बाद आता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं एलॉय के, आयरन के जो एलॉय होते हैं उसका नाम है हमारे पास स्टील हो गया। ठीक है, आयरन का ही एक एलॉय है। और एल्यूमिनियम के एलॉय का नाम हमारे पास मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, कॉपर के एलॉय का नाम ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। लिख देता हूँ, कॉपर के एलॉय का क्या नाम हो जाएगा, ब्रास, ब्रोंज
आयरन के एलॉय का नाम स्टील हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम के एलॉय का नाम मैग्नीशियम। ये होते हैं हमारे पास कुछ मेटल के एलॉय। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं। ठीक है। और कोरोजन के बारे में, इस सब के बारे में पहले हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ जा कर के थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल से हम करेंगे नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और फिर करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।